नमस्कार मित्रों, महाचिति यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। आज से विक्रम संवत 2082 शुरू हो रहा है। इस नववर्ष की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके साथ कल पड़ने वाली ईद भी आपके लिए बहुत बहुत मुबारक हो और इस ऋतु चक्र में जो वसंत से ग्रीष्म की ओर क्रमशः बढ़ रहा है, पड़ने वाले आगे जितने त्योहार हैं आपको बहुत बहुत मुबारक हों। जैसे रामनवमी और उसके आगे बुद्ध पूर्णिमा, इन सब की अग्रिम शुभकामनाएं। कालः सृजति भूतानि कालः संहरते प्रजा। काल प्रजा का सृजन करता है और काल ही प्रजा का संहार करता है, ऐसा कहा गया है। काल यानी समय, यानी टाइम, यानी वक्त। इस काल का ही एक हिस्सा है यह वर्ष, नया वर्ष, पुराना वर्ष, चल रहा वर्ष। ये जो वर्ष के रूप में हम काल का विभाजन करते हैं, यह अखंड काल को खंडित करने की बौद्धिक चेष्टा का परिणाम है। दार्शनिक दृष्टि से हम देखें तो काल का कोई खंडन नहीं होता। काल की धारा परम संतत होती है। काल को क्रिया खंडित करती है। क्रिया खंडित कुछ इस रूप में करती है कि जब क्रिया घटती है तो वह काल वर्तमान कहलाने लगता है और उसके पहले के काल की संज्ञा अतीत या भूत होती है और उसके आगे के काल की संज्ञा भविष्यत होती है। तो काल का कुछ इस प्रकार से जो त्रिविध विभाजन होता है, उसी विभाजन क्रम में हमने काल को मापने की जो छोटी छोटी इकाइयां आविष्कृत की हैं, छोटी छोटी इकाइयां जो अन्वेषित की हैं, उन्हीं में से एक इकाई है वर्ष। और उसी संदर्भ में हम हर साल यह कहते हैं, नया वर्ष मंगलमय हो, नया साल मुबारक हो। साल शब्द के अनेक पर्यायवाची हैं। साल का सबसे पुराना पर्यायवाची संवत, संवत्सर आदि है। भारतीय वाङ्मय के आदि ग्रंथ के रूप में चर्चित ऋग्वेद में शुरू में देखते हैं कि साल के अर्थ में वर्ष शब्द का प्रयोग नहीं मिलता। वर्ष का वहाँ मतलब या तो वर्षा है यानी बरसने की क्रिया, या वर्षा ऋतु। बाद के साहित्य में वर्ष शब्द साल के अर्थ में प्रचलित हुआ, ऐसा कहा जा सकता है। इस वर्ष के पर्यायवाची संस्कृत साहित्य में वर्ष, हायन, अब्द, वत्सर, संवत्सर आदि मिलते हैं। और एक बात उल्लेखनीय है कि हायन शब्द स्वतंत्र रूप से वर्ष के लिए नहीं चलता। एक समस्त रूप में यह शब्द चलता है, जैसे शत हायन यानी 100 वर्ष एक समस्त शब्द है। यह जो नया वर्ष विक्रम संवत 2082 आज से शुरू हो रहा है, यानी आज 30 मार्च 2025 है, इसके ठीक 8 दिनों पूर्व भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग शक संवत आधारित है, उसका नया वर्ष शुरू हुआ था 22 मार्च 2025 को। कभी कभी ऐसा भी होता है कि भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग शक संवत आधारित है,
और यह जो विक्रम संवत आधारित चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से शुरू होने वाला नव वर्ष है, दोनों आपस में मिल जाते हैं। पिछले 2 साल पहले यही दुर्लभ संयोग जुटा था। दोनों की जो गणना पद्धति है अलग अलग है, इसलिए इस तरह का व्यवधान आते रहता है, लेकिन संयोगवश दोनों कभी मिल जाते हैं। यह ऋतुराज वसंत का समय है और वसंत धीरे धीरे ग्रीष्म ऋतु में विलीन होते जा रहा है। विश्व कवि कालिदास ने अपने विख्यात ऋतुसंहार नामक काव्य में वसंत ऋतु के बारे में कुछ इस तरह से लिखा है। द्रुमः सपुष्पः सलिलं सपद्मं स्त्रियः सकामाः पवनः सुगन्धिः सुखः प्रदोषः दिवसाश्च रम्याः सर्वं प्रिये चारुतरं वसन्ते। वसंत में सब कुछ चारुतर सुंदरतर हो जाता है। ऋतु संहार अर्थात ऋतुओं का संहार मतलब समूह, ऋतुओं का समूह। इस काव्य कृति में उन्होंने अपनी प्रिया को संबोधित कर क्रम से 6 ऋतुओं का चित्रण किया है 6 सर्गों में, और सबसे अंतिम सर्ग है वसंत ऋतु को समर्पित। इस काव्य की शुरुआत ग्रीष्म ऋतु के चित्रण से होती है और अभी वसंत ग्रीष्म में पर्यवसित हो रहा है। इसके बारे में कवि कुलगुरु के उद्गार इस प्रकार हैं। प्रचंड सूर्यः स्पृहणीय चंद्रमा सदा वगाह क्षतवारी संचयः दिनांतरम्यो ह्युपशांत मन्मथो निदाघ कालो समुपागतः प्रिय। इसका बड़ा सुंदर अनुवाद हिंदी के यशस्वी रचनाकार जो मात्र 39 वर्ष की अल्पायु लेकर इस दुनिया में आए थे, रांगेय राघव, उन्होंने बड़ा सुंदर अनुवाद किया है। प्रिय आया ग्रीष्म खरतर, प्रिय आया ग्रीष्म खरतर, सूर्य भीषण हो गया अब चंद्रमा स्पृहणीय सुंदर, कर दिए हैं रिक्त सारे वारी संचय स्नान कर कर, रम्य सुख कर सांध्य बेला शांति देती है मनोहर, शांत मनमथ का हुआ है वेग अपने आप बुझकर, दीर्घ तप्त निदाघ देखो छा गया कैसा अवनि पर, प्रिय आया ग्रीष्म खरतर। तो ऐसे खरतर ग्रीष्म के दस्तक देने की इस वेला में आपको विक्रम संवत 2082 यानी यह नया साल बहुत बहुत उल्लासवर्धक हो। इधर कुछ दशकों से ऐसा देखा जा रहा है कि भारत के एक बड़े हिस्से में कुछ राजनैतिक और सांस्कृतिक झंडा बरदार लोग इसे भारतीय नववर्ष और उसको थोड़ा सा छोटा करके हिंदू नववर्ष के रूप में जोर शोर से प्रचारित कर रहे हैं। इस दावे में आंशिक सच्चाई है। यह पूरी तरह से भारतीय नववर्ष क्यों कर होगा, पूरी तरह से तो यह हिंदू नववर्ष भी नहीं है। हमारे यहाँ चूंकि काल गणना की अनेक पद्धतियां इतिहास में भी रही हैं और अभी भी बहुत सारी पद्धतियां प्रचलित हैं। आप अपने किसी कैलेंडर में देखें तो कई संवत एक साथ लिखे हुए दिखाई देते हैं, जैसे बंग संवत, नेपाली संवत, हिजरी संवत, फसली संवत। और
ये तो कुछ ही उल्लिखित हैं। इतिहास और संस्कृति के अलग अलग आयामों में जाएं तो और भी संवत दिखाई देंगे। गुप्त संवत, बुद्ध संवत, महावीर संवत, युधिष्ठिर संवत, कलि संवत, और कुछ लोग उसका विस्तार करते करते सृष्टि संवत तक की कल्पना करते हैं। तो ऐसे में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से शुरू होने वाले इस विक्रम संवत को हम पूरे भारतीय नववर्ष का पर्याय कैसे कह सकते हैं, और क्या भारतीय नववर्ष कोई एक दिन से शुरू होने वाली परिकल्पना है? भारत बहुलताओं का देश है, सांस्कृतिक विभिन्नताओं का देश है। अनेक आचार विचार, भाषा भूषा, चिंतन पद्धतियां, संस्कृतियां, ये सब भारत की एक अकाट्य विशेषता है। ऐसे में हम किसी एक विचारधारा से निकली या प्रचारित ऐसी कालगणना को पूरे भारत की कालगणना का पर्याय कैसे कह सकते हैं? मोटे तौर पर यही कहना मुनासिब होगा कि यह हिंदू नववर्ष भी नहीं है पूरी तरह से, तो भारतीय नववर्ष कहां से होगा? दूसरी बात यह भी इसके साथ जुड़ी हुई है कि जैसे उत्तर भारत के बहुत बड़े हिस्से में आज से पंचांग बदलते हैं। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से नया पंचांग शुरू होता है और फिर एक साल चलते हुए चैत्र कृष्ण अमावस्या को वह पंचांग पूरा होता है। लेकिन यह विक्रम संवत भी पूरे भारत में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से शुरू होता हो, ऐसी बात नहीं है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नया वर्ष आ गया इस निबंध में स्पष्ट किया है कि विक्रम संवत दक्षिण भारत में दीपावली के अगले दिन यानी कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा से शुरू होता है, और कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा से शुरू होने की परंपरा ज्यादा प्राचीन है। चूंकि इस देश में बाद में एक शक संवत जो किसी शक राजा का चलाया हुआ कहा जाता है, वह चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को शुरू होता था, और शक संवत और विक्रम संवत दोनों का प्रयोग साथ साथ होता था। तो सुविधा के लिए आगे चलकर भारत के बड़े इलाके में विक्रम संवत को भी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से शुरू घोषित किया गया। तो जब ऐसी कहानी है, तो जब विक्रम संवत को लेकर ही, उसके शुरू होने को लेकर ही एक मत्य नहीं है, तो ऐसे में हम इसे हिंदू नववर्ष या भारतीय नववर्ष जैसा समरूपी नाम देकर यदि हम जोश से भरे हुए हों, तो निश्चित तौर पर हम इतिहास के किसी अंधकार में भटक रहे हैं। इस बारे में हमारे दिमाग के जाले साफ हो जाएंगे यदि हम इन मनीषियों का अध्ययन करें, विक्रम संवत के इतिहास में जाएं। विक्रम संवत के बारे में एक किंवदंती यह भी है कि यह किसी राजा विक्रमादित्य द्वारा चलाया गया है, और उस राजा विक्रमादित्य का कोई ऐतिहासिक साक्ष्य आज तक कहीं प्राप्त नहीं होता है, केवल आनुमानिक है, केवल मिथकीय चरित्र के रूप में विक्रमादित्य हैं। इसका सबसे पुराना नाम कृत संवत है, शिलालेखों में ऐसा मिलता है। उसके बाद मालव संवत या मालव गण संवत, मालव गण स्थिति संवत आदि नाम विभिन्न शिलालेखों से प्राप्त होते हैं। विक्रम संवत नाम तो इसका बहुत बाद में पड़ा। आज से शुरू होने वाला यह विक्रम संवत 2082 भले पूरे भारत का या पूरे हिंदुओं का
नव वर्ष न हो, लेकिन बेशक एक बहुत बड़ी जनता के लिए तो नव वर्ष है ही। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का उद्धृत आलेख में यह भी मत था कि इस देश के लिए वसंत आदि संवत ज़्यादा व्यावहारिक हैं। पर इसके साथ उन्होंने एक जो बहुत बड़ी बात कही है वह यह है कि भारत के इस संवत्सर के साथ असुरों, यवनों, शकों, आर्यों आदि की दीर्घ साधना से उपलब्ध ज्ञानों की स्मृतियां और उनके ऊपरी राजनैतिक संघर्षों के अंतस्तल में समन्वय की चल रही विराट प्रक्रिया जुड़ी हुई है। इस नववर्ष के बहाने संस्कृति की यही विराट और जटिल कहानी समझने की जरूरत है, न कि भारतीयता के अधकचरे ज्ञान और उससे बढ़कर छूछे अभिमान का प्रदर्शन करने की। भारत में प्रचलित सभी साल, सभी संवत, सबसे हाल फिलहाल में जो 18वीं शताब्दी में इस देश में प्रचलित होना शुरू हुआ ग्रेगोरियन कैलेंडर आधारित ईस्वी सन, उसके साथ पहले से चले आ रहे सारे संवत या काल गणना की सारी पद्धतियों से जुड़ी हुई जो अलग अलग साल की परिकल्पना है, जिनसे हम जुड़ाव महसूस करते हैं या जिनका हम उपयोग करते हैं, जो हमारे जीवनोल्लास को आकार देते हैं, सब अपने ही संवत हैं, सब अपने ही साल हैं। अशोक के फूल नामक निबंध में आचार्य द्विवेदी का कथन है, रविंद्रनाथ ने इस भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है। विचित्र देश है यह। असुर आए, आर्य आए, शक आए, हूण आए, नाग आए, यक्ष आए, गंधर्व आए, न जाने कितनी मानव जातियां यहाँ आई और आज के भारतवर्ष के बनाने में अपना हाथ लगा गई। जिसे हम हिंदू रीति नीति कहते हैं, वह अनेक आर्य और आर्येतर उपादानों का अद्भुत मिश्रण है। एक एक पशु, एक एक पक्षी न जाने कितनी स्मृतियों का भार लेकर हमारे सामने उपस्थित हैं। ये आचार्य द्विवेदी के शब्द थे। तो इससे प्रेरणा लेकर हमें जो भी साल या संवत हमारे जीवन को आकार देते हैं, हम जिनका उपयोग करते हैं, हम जिनसे अपने उल्लास की व्यंजना करते हैं, सब अपने हैं और सब भारतीय हैं। ऐसा मानकर चलना ही सबसे आदर्श दृष्टि है। भद्र विचार या ज्ञान चारों ओर से आकर हम में समाहित हों। आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः, ऋग्वेद की यह दृष्टि है। इस दृष्टि के लिए कौन सी छूत, कपड़े, खाने पीने, किसी भाषा के शब्द अपनी भाषा में पचाने या प्रयोजन मूलक दृष्टि से कोई भाषा सीखने, प्रयोग करने में जब कोई परहेज नहीं, तो पर्व उत्सव में कैसा परहेज। आज हम यदि किसी शैक्षिक संस्थान में देखते हैं तो 3 तरह के वर्ष प्रयोजन मूलक संदर्भ में चलते दिखाई देते हैं। एक तो ईस्वी सन वाला कैलेंडर वर्ष 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, दूसरा अकादमिक वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक, और तीसरा वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से
31 मार्च तक। ये 3 तो प्रयोजन मूलक हुए, और यदि हम इतिहास और संस्कृति की गहराइयों में डूबें, विचरण करें इतिहास और संस्कृति के मुक्त आकाश में, तो अनगिनत सन संवत हमें अपना स्वरूप दिखलाते हैं, जिनमें से कई की तो सांस्कृतिक तौर पर, धार्मिक तौर पर या जीवन यापन की जरूरतों के तौर पर व्यावहारिक उपयोगिता आए दिन दिखाई देती है। ऐसे में हम किसी एक संवत को पकड़कर यह फतवा जारी कर दें कि यही भारतीय वर्ष है, यही हिंदू वर्ष है, तो इससे बड़ी संकीर्णता और इतिहास ज्ञान शून्यता क्या हो सकती है। इसलिए इस प्रकार के संकीर्ण दृष्टिकोण के साथ किसी काल गणना पद्धति से हमें परहेज नहीं करना चाहिए। सच्चाई भी यही है और आदर्श भी यही होना चाहिए। बहरहाल सभी संबद्ध जनों को नए साल की शुभकामना, इस भावना और होश के साथ कि यह अकेला भारतीय हिंदू नववर्ष नहीं है, इसका राजनैतिक दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए और समरस या समरसता उन्मुख समाज में विद्वेष और विभाजन के हथियार की तरह तो इसका कतई दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए। तो आज का वीडियो यहीं तक। उम्मीद है कि जल्द ही किसी नए विषय पर कोई नया वीडियो लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।